नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अपने खोई हुई जमीन पर खाद पानी देने में जुटी हुई है। कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वो तैयारी बेहतर कर सके और 5 सीटों पर वो जीत दर्ज कर सके। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लगातार कभी कुमाऊं मंडल का दौरा कर रहे हैं, कभी गढ़वाल मंडल का दौरा कर रहे हैं। दौरे के जरिए निष्क्रिय हो चुकी जिलों में कांग्रेस पार्टी को वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने की कोशिश में कई जो कांग्रेसी नेता है अब वो भी आगे आए हैं, करण माहरा के साथ हैं। इसमें एक चीज को जोड़ा गया है, मंडलम बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी में मंडलम का गठन किया गया है कि मंडलम के तहत काम होगा। और ये जो मंडलम का गठन किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि वो बीजेपी का जो पन्ना प्रमुख है, जो बीजेपी के पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं, उनको ये मात दे सके। ये दो चीजें हैं, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये, इधर करण माहरा तैयारी कर रहे हैं, लगातार वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो दावेदारी भी अब सामने आने लगी है। अभी मतलब खाना सही से पका नहीं है, लेकिन दावेदारी सामने आने लगी है। जो नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य, उन्होंने नैनीताल सीट से जो है दावेदारी पक्की कर दी। वहीं दूसरी तरफ बात कर ले तिलक राज बेहड़, उन्होंने भी नैनीताल सीट से जो है अपनी दावेदारी कह दी है कि भाई हमको यहाँ से टिकट चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि भाई दावेदारी हम कर रहे हैं क्योंकि हमको पूरा अधिकार है और हमारे पार्टी में ये छूट दिया जाता है कि आप दावेदारी कर सकें। अब ऐसे में देखिए कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल कई इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि भाई अगर आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, अभी तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को अस्तित्व में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इधर आप दावेदारी पेश करने की बात कर दे रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए भी कहीं ऐसा ना हो लोकसभा चुनाव में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाए, जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में टिकट बंटवारे के दौरान देखा गया और कई लोग वहां पर हंगामा करते देखे गए। कई लोग जो है अपने जो नेता है उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। तो इसको भी कांग्रेस को बहुत समझने की जरूरत है। जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात है, कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर जो है तैयारियां कर रही है। सभी जिलों के अब सम्मेलन हो रहे हैं। उधम सिंह नगर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और मंडल और बूथ के बीच में मंडलम का गठन हो रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे जो है 1170 नई इकाइयां कांग्रेस पार्टी बना रही है। और जहां तक दावेदारों की बात है, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इससे सभी लोग जानते हैं। और कई पीढ़ियों का नेतृत्व कांग्रेस के पास ही है और अभी भी जो है बहुत वरिष्ठ नेता हैं और जो भी कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब समय आएगा लोकसभा चुनाव का, तब जो एक पार्टी की प्रक्रिया होती है उसके तहत सभी के आवेदन आएंगे। लेकिन जो है कद्दावर और जिताऊ प्रत्याशियों को ही कांग्रेस पार्टी लोकसभा में इस बार टिकट देने के मूड में। तो अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट, उन्होंने कहा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जिताऊ कैंडिडेट को ही हम लोग टिकट देंगे और अभी लोगों का नाम आएगा, सुझाव आएंगे, फिर उस पर चर्चा किया जाएगा। लेकिन कई सारे सवाल, उन सवालों का हम जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, नवीन पिरसाली जी जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता, आशीष नोटियाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवीन जी आपसे। नवीन जी, यहाँ पर देखिए एक मंडलम का गठन करने की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से और ये भी कहा जा रहा है कि भाई वो पन्ना प्रमुख जो आप लोग बना रहे हैं, उन पन्ना प्रमुख को ये लोग मात दे देंगे। और दूसरी चीज ये कि अभी तो इनका गठन चल रहा है और यहाँ पर दावेदारी पेश हो रही है। आपको नहीं लगता कि इससे इनके जो पार्टी में खींचतान ज्यादा पड़ जाएगी और आपके पार्टी को इससे काफी फायदा भी मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक बात है और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं और जबकि कांग्रेस अभी कार्यकर्ता ढूंढ रही है ग्राउंड पर, जमीन
पर जा रहे हैं, वो मंडलम के नाम से कार्यकर्ताओं को खोज रहे हैं, लेकिन उनको कार्यकर्ता मिल नहीं रहे हैं। अब जहाँ तक इनकी दावेदारी की बात है तो दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, उनके इंटरनल मैटर है, लेकिन जहाँ तक यशपाल आर्य जी ने जो दावा पेश किया है अपना, वो बड़ा नाटकी है। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले उन्होंने कहा मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना ही नहीं है, कल फिर बोलते हैं मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है। तो कभी हाँ कभी ना की राजनीति में यशपाल आर्य केवल लोगों का ध्यान, अपने नेताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं कि अभी मेरी उम्र बीती नहीं है, मैं भी खड़ा हो सकता हूं, अगर आपने मुझे टिकट नहीं दी तो मैं आपका खेल बिगाड़ सकता हूं। और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, पिछली बार 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने दिया था, और इस बार भी 5 ही सीट यशपाल आर्य लड़े ना लड़े, कांग्रेस लड़े ना लड़े, वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। जिस क्षेत्र से यशपाल आर्य टिकट मांग रहे हैं, आपने देखा होगा जिस जमरानी बांध के लिए कांग्रेस 1975 से राजनीति कर रही थी, उसका पटाख से भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कर दिया, केंद्र की सरकार ने। तो ऐसे में जनता जान चुकी है कि इस प्रदेश का अगर विकास हो सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र है, नरेंद्र मोदी जी एकमात्र नेता हैं, पुष्कर सिंह धामी जी एकमात्र नेता हैं जो उत्तराखंड को विकास की ओर ले जा सकते हैं और ले जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ही जनता इस बार चुनेगी। ठीक है। नोटियाल जी, देखिए सवाल ये है नोटियाल जी कि बार बार इस तरह की चीज़ें आपके पार्टी में बहुत देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर तो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, आपके जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, कभी गढ़वाल मंडल, कभी कुमाऊं मंडल, वहाँ जा रहे हैं, वो पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। अभी तो पार्टी को संगठित करने ज़रूरी है। यहाँ तो आपके यहाँ दावेदारी पहले पेश हो जा रही है, पार्टी में आपको नहीं लग रहा बाद में फिर टूट भी हो जाएगी? ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो टूट जाएगा। अभी तो दावेदारी पेश करेंगे, अभी इधर कहा जा रहा है कि जी हमारे यहाँ आपके यहाँ सर्वे हो रहा है, आपने खुद ही एक बार कहा था हमारे यहाँ सर्वे हो रहा है, केंद्र की आपकी दिल्ली की जो संगठन है वो सर्वे करा रहा है, यहाँ का प्रदेश एक सर्वे करा रहा है, अभी तो सर्वे चल रहा है, तो फिर टिकट के लिए कोई मारामारी है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरी नज़र हमारे पे बनाई हुई है और भाजपा वालों ने बनाई हुई है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। निश्चित ही देखें, दावेदारी ऐसा नहीं कांग्रेस के अंदर हुई है, दावेदारी भाजपा के अंदर भी हो रही है। वहाँ भी रानी राजलक्ष्मी का टिकट कटेगा, इसके बदले किसको मिलेगा, वहाँ भी चल रहा है, रेखा आर्य अलग घूम रही है, वहाँ भी निशंक जी घूम रहे हैं, त्रिवेंद्र जी घूम, सब जगह जाते हैं। और निश्चित देखो, राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक लोग हैं तो जरूर चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्यों नहीं लड़ना चाहेंगे। राजनीति में अगर वो आए हैं तो चुनाव भी लड़ेंगे, सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे और सीएम और पीएम भी बनेंगे। और जिस प्रकार अभी प्रसाली मेरे भाई बोल रहे थे कि एक ही मात्र नेता प्रधानमंत्री जी हैं और एक मात्र ही नेता जो धामी जी हैं जो शायद देश को राज्यों चला पा रहे हैं, तो देखिए गलत फहमी है, कोई मात्र नहीं होता, एक के बाद एक दुनिया भर के आते हैं, बड़े बड़े चले गए दुनिया से, क्या आज दुनिया खत्म हो गई? देखिए आज ठीक है, जो पद पे होता है उस पद को सलाम होता है, आज वो हमारे सीएम है, वो पीएम है, ठीक है, उस पद को सलाम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बराबर किसी पे काबिलियत ही नहीं है। अगर आज प्रसाली जी को अगर हम सीएम बना देते हैं तो क्या वो राज्य को बेच खाएंगे? क्या क्या करेंगे वो राज्य का, बताएं आप। प्रसाली जी के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। अगर मतलब प्रसाली जी पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी है और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, अगर उनको सीएम का अगर हम चेहरा बना दें या सीएम बना दें उत्तराखंड का, तो क्या उत्तराखंड बर्बाद कर देंगे? ऐसा नहीं है, जिसको दायित्व मिलता है वो उसका निर्वाह भी करता है। लेकिन भारतीय चेहरा कहाँ है सर, चेहरा कहाँ है आपके यहाँ? क्या बात कर दी आपने? हमारे यहाँ चेहरे नहीं, सारे चेहरे तो हमारे चेहरे तो ये लेके गए हुए, आप बताएं। चले गए ना, अब कहाँ चेहरे? अरे हमारे यहाँ इतने चेहरे हैं जितना आप सोच भी नहीं पाओगे। हमारे यहाँ ये नहीं, अगर प्रधानमंत्री हमारे बने थे, हमारे जो सरदार जी हमारे प्रधानमंत्री जो थे, अगर वो बने थे तो ऐसे ही नहीं बन गए वो, है ना। तो जो चेहरे भी हैं, और हमारे पास तो पढ़े लिखे लोगों की टीम है, हमारे पास वकील हैं, हमारे पास सब कुछ है। क्या कांग्रेस के पास क्या कमी होगी? और आज जो भाजपाई बनते फिरते हैं, वो भाजपाई भी जो है सारे के सारे कांग्रेस से ही आ रखे हैं, कहीं पैदा खुद ही नहीं हुए ये लोग, सब पहले कांग्रेस ही थे। और ठीक है, वक्त बदलता, हर किसी का राज हमेशा नहीं चलता, और जनता आपकी जुमलों पे आई, जनता ने आपको जुमलेबाजी आपकी देखी, उन्होंने सोचा वाकई आप लोग आएंगे, रामराज आ जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था इस तरह का रामराज होता है। लेकिन सर कहीं ना कहीं इस पर जो है, देखिए जो सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए कहीं दिक्कत पैदा ना कर दे अगर इस पर इसी तरह लोग टिकट मांगे। ठीक है राजन भाई, देखिए एक चीज़ है, हम इस चीज़ को भी समझना होगा, भले कांग्रेस इसको भी हल्के में ले ले, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश और थोड़ा हम पीछे चले जाएं, और 5 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश राजस्थान में कई ऐसे इनके नेता हैं जिनका टिकट कटा, फिर दोबारा दूसरे को दिया गया। आज क्या वहाँ पर लोग हंगामा कर रहे हैं, आगजनी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। अब क्या है, मनोबल टूट जाता है कार्यकर्ताओं का। ऐसे में दिक्कत ये पैदा हो जाती है, ये तो कहा जाता है कि भैया लीजिए हम तो कर रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पर हम तो बस हमारे लोकतंत्र है, हम तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र बाद में इनके लिए खतरा हो जाता है। देखिए मनीष जी, मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो दुविधा है वो इंडिया अलायंस से जुड़ने के बाद एक शब्द मैंने यूज़ किया था, समन्वय।
कि कांग्रेस जब ग्राउंड लेवल पे आएगी, जब टिकट बंटवारे की बात आएगी, किस क्षेत्र से किसका दबदबा, किस पार्टी का कितना वोट शेयर है, जब इन चीज़ों की वो ठीक से एनालिसिस करेगी तो उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि हम कैसे तालमेल बिठाएंगे, समन्वय अदर पार्टियों के साथ किस तरीके से बिठाएंगे। भाई भाजपा का तो एक मत है कि अपना भाजपा के पास एक चीज़ अच्छी है कि वो अगर उत्तराखंड से चुनाव लड़ती है तो अकेले दम पे चुनाव लड़ती है। कोई एनडीए का यहाँ कोई उनका वोट शेयर नहीं है, ना वोट परसेंट दिखता है हमको, है ना। परंतु उत्तराखंड में ही कांग्रेस को छोटे छोटे दलों को साथ में लेके चलना उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। चुनावी सरगर्मियां हैं, आपने कहा दूसरे राज्यों की बात है, दूसरे राज्यों में भी देखिए ऐसा है, अब वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, जो जिस क्षेत्र से जो भी वहाँ के विधायक बनना चाहते हैं वो हर पार्टियों में होता है। ऐसा नहीं है जहाँ टिकट बंटवारे होते हैं तो वहाँ छोटी मोटी आवाज़ें उठती है और दोनों पार्टियों की में उठती है वो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं उठती है वो चीज़, सब चीज़ें होती है। परंतु रिजल्ट क्या आएगा उसका, रिजल्ट पे मेन चीज़ ये है कि कांग्रेस के लिए दुविधा की बात ये है कि उसको समन्वय बिठाने में बहुत टाइम लगेगा। आपने कहा मंडलम बना दिए, वो अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने मंडलम का गठन किया, भाई छोटे छोटे बूथों को मिला के 10-10 बूथों को, 12-12 बूथ, 15-15 बूथ का एक मंडलम बना दिया। फिर ब्लॉक स्तर पर इन्होंने कमिटियां बना रखी है ना, और फिर राज्य स्तर पे इन्होंने अपने गठन किए हैं उसमें। लेकिन कैंडिडेट और उनको मैंने कहा था कि जनता के भी जब जाएंगे तो आप जनता को क्या विजन दे रहे हैं, आप इसका मैनिफेस्टो कब तैयार करेंगे, आपके पास समय बहुत कम है। आप 2024 में जब अगर मैदान में, देखिए हम तो चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष हो और ऐसी टक्कर मिले बीजेपी को भी ताकि उनको एक घमंड, महीना रहेगा तब ये लोग, एक महीना रहेगा तो ये लोग शायद अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे। लेकिन देखिए ये भी है ना कि नवीन भाई कि आपके यहाँ सब जगह संगठन ही संगठन बन रहे हैं, आपके यहाँ भी कई मोर्चा बने, ठीक है, आपके यहाँ भी कई संगठन बने, पन्ना प्रमुख लगातार बीजेपी में मीटिंग और चल रही है वहाँ पर। लेकिन अभी तक बात की जाए जनता के बीच में, नवीन भाई कितना गए हैं आप लोग, जनता से इंटरेक्ट कितना हुआ है, या फिर आपके पार्टी के कार्यकर्ता कितने हुए? अभी तो हम सिर्फ मीटिंग ही देख रहे हैं, धरातल पे सिर्फ मीटिंग हो रही है, कभी यहाँ मीटिंग हो रही है, कभी कहीं मीटिंग हो रही है, कभी कहीं मीटिंग हो रही है, लेकिन धरातल पर जनता के बीच में कब जाएंगे आप लोग? क्या जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तब जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और ऐसी पार्टियों में कार्यकर्ता हमेशा ज़मीन से जुड़े रहते हैं और हमारा मूल सिद्धांत भी है कि हम पूरे देश को एक परिवार की तरह लेते हैं और हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं वो सबके दुख सुख में उनसे समन्वय रखते हैं, उनके साथ जाते हैं, उनके कामों को करते हैं और हमारे जो भी विधायक प्रतिनिधि जो भी होते हैं सब अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। हमारे यहाँ पद कोई एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक कार्यकर्ता जब भी किसी पद में बैठता है उसके लिए जिम्मेदारी है, कभी भी उसको उठा के दूसरे पद में दिया जा सकता है। आप देखें मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हमारे बहुत सारे सांसदों को विधायक का टिकट दिया गया, कई विधायकों को संसद में भेज दिया गया, कई मंत्रियों को हटा के दूसरे मंत्री। तो हमारे यहाँ जो फेरबदल होता है वो एक नीति के तहत होता है, एक अनुशासन के तहत होता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इसलिए ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, सभी लोग जनता से जुड़े हैं और जनता से जुड़ने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, पार्टी तो है, ठीक है कि आपके यहाँ संगठन थोड़ा मजबूत है, लेकिन आपने जैसे बताया कि हम किसी को कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर तो थोड़ा डर भी है ना। और ऐसे में आप जो कर तो देते हैं कि चलिए ठीक है कर दिया गया, वो तो चुनाव है इसलिए आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि डर तो आपको भी है। इंडी गठबंधन है, ये भी भाई ऐसा नहीं है कि हल्के में इनको भी नहीं ले सकते हैं, आप भी जानते हैं हल्के में नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए आपको ही मालूम है हमें क्या करना है। ये इतना बड़ा बदलाव आज से पहले हम लोग ने भी नहीं देखा, जिस तरह से ये बदलाव देखा गया, इस बार ये बदलाव देख लिया हम लोगों ने, इससे पहले हम लोग ने बदलाव नहीं देखा। हम उत्तराखंड की परिवेश की बात करें, उत्तराखंड में भी हमने कई बात की तो हमने ये देखा कि भाई आप लोगों ने तमाम तरह के संगठन तो खड़े कर दिए, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर कुछ लोगों से बात करते हैं तो कहते नहीं जी कोई तो दिखा नहीं, हमारे पास तो कोई नेता नहीं आया। और क्या मतलब जब चुनाव नजदीक आ जाएगा उसके बाद जाएंगे, नहीं जी देखिए ये मोदी जी की योजना है, ये जी देखिए धामी जी की योजना है, इस पर काम हो रहा है। देखिए सर, आदि कैलाश तक जहाँ तक आज तक कोई पहुँच नहीं पाया, मोदी जी पहुँच गए। मानस खंड, केदार खंड के लगातार उन्होंने दौरे किए। माननीय पुष्कर धामी लगातार जनता के बीच में हैं। हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व लगातार यहाँ पर बारी बारी से आ रहे हैं, कांग्रेस का तो बल्कि कोई आ नहीं पाया। तो आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा नेताओं के दौरे, इतने कार्यकर्ताओं के ज़मीनी स्तर पर दौरे, बूथ सत्यापन तक हमने कर लिए हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? जनता के काम हो रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं ग्लोबल समिट जो अभी 8 और 9 दिसंबर को होने जा रहा है, पहली बार इतना बड़ा लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, 2.5 लाख का लक्ष्य
लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आने हैं और जो दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि जो लक्ष्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 2025 तक उत्तराखंड को इस देश के शीर्ष राज्यों में शुमार किया जाए, उसको देखते हुए यहाँ पर पूंजीगत निवेश होना बहुत ज़रूरी है और उसी के लिए बहुत उन्होंने पहली बार कोई मुख्यमंत्री इतना एफर्ट करके देश विदेशों में जाकर और जबकि 2.5 लाख का जो लक्ष्य है हमारा 2.5 लाख करोड़ का, उसका 30% हमने प्राप्त कर लिया है और हमें उम्मीद है कि 8-9 दिसंबर को जो हमारे यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा उसमें हम बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को प्राप्त कर लेंगे। तो बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। आप देखेंगे जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी कहा कि 2021 का जो तीसरा दशक है ये उत्तराखंड का दशक है और उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार ने और उसके साथ जनता के सहयोग से हमने पूरी कमर कस ली है। 2025 में उत्तराखंड भारत का सबसे अग्रणी राज्य होगा, ये हमने देखने वाली बात है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। नोटियाल जी देखिए, बात ये है कि यहाँ पर बात की जाए संगठन की बात कर रहे हैं हम लोग, संगठन की बात कर रहे हैं। अब हम प्रीतम सिंह के पास आ जाते हैं। प्रीतम सिंह की बात की जा रही है, अभी तो छत्तीसगढ़ में बिजी हैं, लेकिन जब यहाँ पर आएंगे आप एक तरफ तो लिस्ट तैयार कर रहे हैं, प्रीतम सिंह आ जाएंगे, प्रीतम सिंह का अपना संगठन है भैया, वो अपना अलग चलते हैं। इधर हरीश रावत कह रहे हैं नहीं हमको हरिद्वार से टिकट दे दो, उधर हरक सिंह कह रहे हैं हमने जी हमें हरिद्वार से टिकट चाहिए, वो मेरे बड़े भाई हैं, राम हैं, लक्ष्मण, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ऐसे में मैनेज किस तरह करेंगे, क्योंकि प्रीतम सिंह आएंगे तो फिर ये चीज़ होना है, क्योंकि भाई माना तो प्रभारी और आपके इनका करण मारा का जाएगा बात कि भाई उन्होंने लिस्ट तैयार कर दी, वो जा रहा है क्योंकि आप लोग सर्वे करा रहे हैं। ऐसे में जो सर्वे करा रहे हैं क्या उसमें प्रीतम सिंह का नाम होगा नहीं होगा, ये भी तो सवाल है ना, क्योंकि फिर बाद में यही कई बार ऐसा हो चुका है जो आप लोग 2 बार विधानसभा चुनाव हारे, आप लोग लोकसभा चुनाव हारे, आपको ही मालूम है अंदरूनी लड़ाई थी ये, तभी आप लोग हारे हैं, वरना ये चुनाव आप लोग जीत भी सकते थे। तो इस अंदरूनी लड़ाई को कैसे खत्म करेंगे, इतने बड़े बड़े नेता हैं। देखिए ये सच है कि कांग्रेस को भाजपा ने नहीं हराया, कांग्रेस को कांग्रेस ने ही हराया है। हमारे ही लोग बाद में बागी हो जाते हैं और हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो हमें हरा देते हैं। हमें कांग्रेस भाजपा की तो हिम्मत ही नहीं हराने की। और जो संगठन की बात हम लोग कर रहे हैं कि भाजपा का संगठन, देखिए संगठन से नहीं विचारधारा से वोट मिलते हैं। ऐसी कोई एक कंपनी थोड़ी है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आपने ये बना दिया, वो बना दिया, पियोन रख दिया, कलर रख दिया, इससे नहीं होता है। ये विचारधारा की बातें हैं। जब किसी को हमारे विचार पसंद आते हैं तो हमारे साथ आता है, विचार पसंद नहीं आते हैं तो दूसरी तरफ चले जाता है। आप देखें कांग्रेस के पास सब कुछ है बताने के लिए। कांग्रेस का भविष्य भी था, भूत भी है, भविष्य भी है, भूतकाल भी है और वर्तमान चल रहा है। ठीक है, एक समय था जैसे प्रसाद भाई बोल रहे थे बहुत बड़ा संगठन है, आप भी कह रहे हैं बहुत बड़ा संगठन है, टूटता बड़ा ही है, छोटा नहीं टूटता। हमारा भी बहुत बड़ा संगठन था। आप देखें जब कांग्रेस के आगे भाजपा की स्टैंड ही नहीं कर पाती थी, कांग्रेस का संगठन सबसे बड़ा था, वो टूटता चला गया। भाजपा में कई लोग हमारे गए, आज वहाँ चले गए। अब भाजपा का बड़ा है तो भाजपा से भी टूटेगा, ऐसा तो है नहीं कि भाजपा अजर अमर है। हर किसी को जाना है और इतना बढ़िया काम तो आपने कर नहीं दिया, आप हर चीज़ में फेल हुए। अगर आपने इतना ही अच्छा काम कर दिया था तो अब उत्तराखंड के अंदर नगर निगम चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे? अब आप कहते हैं निर्वाचन आयोग ओबीसी सर्वे नहीं करा पाया, कहाँ सो रखा था निर्वाचन आयोग? क्या निर्वाचन आयोग को 5 साल पहले पता नहीं था कि 5 साल बाद नगर निगम चुनाव होने? उसने क्यों काम नहीं करा अपना? वो किस काम में बिजी रखा आपने निर्वाचन आयोग को? निर्वाचन आयोग का काम तो यही तो होता है। आपका निर्वाचन आयोग बिजी कहाँ था? वो किस कामों में लगा रखा था आपने? जी, कांग्रेस ने जब भी यहाँ पर निकाय चुनाव कराए हैं, कभी कोई टाइम पर नहीं कराया चुनाव। एक चुनाव मुझे बता दो जो एकदम टाइम पर आपने कराया हो, तब 50-60 यहाँ पर निकाय हुए थे। आज निकायों की संख्या 103 है। उनका परिसीमन और उनका जो भी सर्वे होना है उसमें समय लगता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है, उसके पास समय है। और हमने बार बार कहा है कि हमारी सरकार पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। निर्वाचन आयोग का जो भी शेड्यूल आएगा हम उसको फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। अब बात कहाँ से भी बिगड़ रही है। लेकिन वो जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं उनका तो कुछ दूसरा ही कहना है कि भाई अभी ओबीसी तो सर्वेक्षण वो नहीं हुआ, तो कैसे होगा वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये भी है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि पहले हम लोकसभा चुनाव, क्योंकि अगर फरवरी तक होता है ओबीसी का पूरा सर्वेक्षण करा लिया जाता है वहाँ पर, उसके बाद अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई फरवरी तक तो यही होगा, मार्च में फिर हम वो आ जाएगा, इससे पहले चुनाव आयोग कह देगा लोकसभा चुनाव है, आप लोग कहेंगे अब लोकसभा चुनाव हो जाएगा, लोकसभा चुनाव के आप लोग देखेंगे किस तरह से स्थिति चल रही है, उसके बाद आप लोग वोट भी मांग सकते हैं। बिल्कुल नहीं, चुनाव तय करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम नहीं है। ये लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, वो निर्णय लेती है, जो निर्णय वो लेगी। तो सरकार ने क्या कहा, मतलब आपने निर्वाचन आयोग से बात नहीं किया कि भैया हमको निकाय चुनाव कराना है, तो आपने सरकार की तरफ से भी तो कुछ प्रेशराइज हुआ होगा? हमने आपके माध्यम से बोला तो है, राज्य निर्वाचन आयोग जो शेड्यूल देगा उसको फुलफिल करेंगे। सरकार का बयान आ रहा है। आप तो कोर्ट का हंटर चलता है तब तो सारा काम। बिल्कुल नहीं, कोर्ट ही ने तो कहा नहीं। आप ये देखिए, कोर्ट में कोई याचिकाकर्ता चला गया, उस पर कोर्ट
ने कहा, जवाब मांगा, सरकार से मांगा, राज्य निर्वाचन आयोग से भी मांगा है। सरकार अपनी जवाब दाखिल करेगी, राज्य निर्वाचन आयोग अपना जवाब दाखिल करेगा। वो कोर्ट का निर्णय है कि वो क्या आगे फैसला ले। बट मैं कह रहा हूं कि कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग जब भी चुनाव के लिए कहेगा, हम उसको फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। अब नौटियाल जी अपनी बात कर रहे थे, उनके संगठन की बात कर रहे थे कि कांग्रेस टूटी, और बात वो मान भी रहे थे, ईमानदारी से मान रहे थे कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। यहाँ जनता, लोकतंत्र में जनता जिताने और हराने का काम करती है, और बात सही है कि विचारधारा पसंद नहीं आती है, काम पसंद नहीं आता, तो जनता उसको उखाड़ फेंकती है, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई अन्य दल हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में जो बेमिसाल काम किया है, आपने देखें, जो कई बार आज़ादी के बाद जो नासूर बने हुए थे प्रश्न, जिनको तालों में कैद करके कांग्रेस ने रखा था, उन तालों को तोड़ने का काम मोदी जी ने किया है। चाहे वो 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, उन मुद्दों पर जिसमें था कि देश टूट सकता है। और कश्मीर में तो ये कांग्रेस कहती थी कि खून की नदियां बह जाएंगी अगर आप वहाँ 370 करोगे। उसमें एक दिन में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने 370 को हटा दिया, और कोई खून की नदी नहीं बही, एक आदमी वहाँ पर हताहत नहीं हुआ। और आज आप वहाँ देखो, विकास की लहर दौड़ रही है। आज वहाँ सबसे बड़े स्टेडियम बन रहे हैं, आज वहाँ सबसे बड़े मॉल बन रहे हैं, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आई है, कई हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है। बल्कि पाकिस्तानी तो चौंक गए कि इतना तो हमारा पूरा बजट नहीं है कई सालों का, जितना मोदी जी वहाँ पर खर्च कर रहे हैं। तो ये विकास का काम किया। अगर मैं इंटरनल बात करूँ तो मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि आज मोदी जी एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुके हैं। इस भारतवर्ष से जो गुलामी की निशानी है, उसको मिटाने का नाम मोदी है आज। ठीक है वीरेंद्र भाई, देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी मैं अभी सुन रहा था, तब से नवीन भाई को सुन रहा हूँ, एक बार भी इन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम नहीं लिया, ये तब से मोदी रट रहे हैं। नहीं, मैं आता हूँ नवीन भाई, आता हूँ इस सवाल ही के साथ आपके पास आता हूँ। एक बार भी यहाँ का नाम नहीं लिया गया, यहाँ के मुख्य अपने मैंने सिर्फ नवीन भाई की गलती नहीं है, मैंने नवीन भाई को नहीं देखा है। नहीं, मैं आऊँगा नवीन भाई, मैं आऊँगा उस सवाल पे आऊँगा, मैं आऊँगा आपके पास। नहीं, मैं आता हूँ ना। मैंने ये देखा है, मैं जब देखता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखता हूँ, तो उसमें जो है राज्य सरकार की कम, मतलब केंद्र सरकार की उपलब्धियां ज्यादा गिनाई जाती, ऐसा क्यों है? उसका देखिए कारण है, बीजेपी हमेशा, मैंने भी आपको ये बात 10 बार बोली है कि बीजेपी के पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सिर्फ मोदी जी है। हाँ। और वो देश का एक बहुत अच्छा नाम उनका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बीजेपी का जो अपना कैंडिडेट है, चाहे एमपी किसी भी राज्य में देख लो, उनकी उतनी अपनी पैंठ नहीं है। उस जिस क्षेत्र में है वहाँ उनके खिलाफ नकारात्मकता है, क्योंकि वो वहाँ के कामों को जनता जानती है। कभी आना जाना भी बहुत कम रहता है अब आजकल के एमपीज़ का, परंतु फिर भी बीजेपी के भाग्य में अभी मोदी जी जब तक सेंटर में है तो ज़रूर बीजेपी उनका नाम जपना चाहेगी, क्योंकि उनके नाम पे ही चुनाव लड़ती है और उन्हीं से वो उनको जीत भी हासिल होती है। और आगामी चुनाव को लेके भी बीजेपी के पास मोदी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और वो उसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष के पास सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उनके पास एक कोई मजबूत चेहरा नहीं है। राहुल गांधी को ये 2 बार आजमा चुके हैं और दोनों बार ही वो फेल साबित हुए हैं। तो इसलिए कांग्रेस, बीजेपी के पास बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी मोदी जी है, तो मोदी जी की छत्र छाया में जो भी यहाँ से जिसको भी टिकट मिलेगा वो जीतेंगे, ये डेफिनेटली है। क्योंकि मतलब 80% वोट जो है वो मोदी जी की वजह से होता है। खासकर तो कमल को चला जाता है वोट, सबसे बड़ी चीज ये। नवीन भाई, अब उसी सवाल से आते हैं। बात मैंने देखिए इसलिए की क्योंकि मैंने देखता हूँ, मैं प्रवक्ताओं को भी सुनता हूँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आपके उसको भी कई लोगों की होती रहती है, बीजेपी में सुनता हूँ। वो लोग आधे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी से शुरू करके मोदी जी पर लास्ट में खत्म करते हैं। राज्य में क्या चल रहा है, राज्य के बारे में वो ज्यादा बोलते नहीं है। बस वो कहेंगे हाँ कानून व्यवस्था ठीक है, हम इन्वेस्टर समिट ला रहे हैं। अरे आपके मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं, इतना अच्छा इन्वेस्टर समिट की आप जितना मोदी जी का नाम लेते हो, एक बार भी सीएम धामी का नाम ले, मैं आपको कई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दूंगा जहां पर ये होता है। तो ऐसे में मोदी जी को आगे रख के आप चुनाव लड़ना चाहेंगे कि आपके जो मुखिया हैं उनको आगे रख के चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, आप अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भैया ये बताइए कि आप लोग कितना जा रहे हैं वहां पर, आपने कहा आदि कैलाश गए मोदी जी। अरे आदि कैलाश मोदी जी के अरे मुख्यमंत्री जी लेके मुख्यमंत्री जी तो गए, लेके पुष्कर सिंह धामी जी गए। उनका कार्यक्रम दिल्ली से तय होता है महाराज, उनका कार्यक्रम दिल्ली से तय होता है, कोई नहीं तय होता। बुलाता कौन है? प्रयास मुख्यमंत्री जी के प्रयास है। मुख्यमंत्री
जी को पता है कि केदार खंड के साथ साथ हमने मानस खंड के जो तीर्थ स्थल है हमारा, क्योंकि तीर्थाटन धार्मिक पर्यटन जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की प्राकृतिक जो भौगोलिक संरचना है वो इस विशेष तौर पर सनातन धर्म के अनुरूप है और उसके अनुसार यहाँ पर हर कोई आता है। तो उसको करने के लिए हमें जो हमारा आराकोट से अचकोट तक जो हिमालयी क्षेत्र है इसको हमें विकसित करना है। हमने इसको अपने इकोनॉमी का आधार भी बनाना है, आर्थिकी का आधार बनाना है। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने जब प्रयास किया तब प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आए और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आए। प्रधानमंत्री तो आने तो वो तो मुख्यमंत्री जी आपके नेता तो कहते हैं कि भैया ये प्रधानमंत्री की एक स्पेशल जो दृष्टि है वो चल रही है उत्तराखंड में, वो रहती है, तो फिर प्रधानमंत्री को वो कैसे बचाएंगे जब बताएंगे जब उनकी स्पेशल दृष्टि चल रही है। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि केवल मोदी जी कर रहे हैं या मोदी जी केवल देश को चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मोदी जी एक नेतृत्व है, उस नेतृत्व का नाम मोदी जी है, जिन्होंने अपनी मेहनत, राज्य तो हमारे मुख्यमंत्री चला रहे हैं। मैं उसी बात से आ रहा हूं कि जिन्होंने अपने नेतृत्व से अपने व्यक्तित्व को इतना विशाल किया कि आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे खड़ी है। और जब तक यहाँ बात है अगर राज्य के चलाने का, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आज टॉपिक आपने दिया, तो लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार का ज्यादा जिक्र आता है और हमने कहा ग्लोबल समिट में मुख्यमंत्री जी का प्रयास चल रहा है। मैं अगर राज्य सरकार की बात करूं तो राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है, आप देखें कितने आईएएस को हमने जेल भेजा, कितने आईएएस को हमने बर्खास्त किया, आईएफएस को हमने बर्खास्त किया, उद्यान विभाग के डायरेक्टर को हमने किया, जिन बड़े अधिकारियों पर कोई आज तक हाथ नहीं डाल सकता था उनको हमने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कर रही है। ये बदलाव यहाँ पर आया है। और जहां तक आज कोई नहीं सोच सकता था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, वहां मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। आज गांव-गांव में जा रहे हैं, वो माना तक भी जा रहे हैं, वो आपके धारचूला तक जा रहे हैं, वो आपके कपकोट तक जा रहे हैं, यहाँ पुरौला से ऊपर तक जा रहे हैं। तो सब जगह जो जा रहे हैं वहाँ के युवाओं के साथ जो संवाद कर रहे हैं, उनके साथ जो वॉक कर रहे हैं, जनता के साथ रहकर जो कर रहे हैं, वो बदलाव आया है। वो कार्य संस्कृति जो बदली है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदली है और इसी का परिणाम रहा कि आज दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया है। उस जनता के मैंडेट का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि 2025 तक हम उत्तराखंड को इस देश के अग्रणी राज्य बना दें, क्योंकि मोदी जी की विशेष कृपा यहाँ पर है। मैं उसमें कोई गुरेज नहीं करता, क्योंकि मोदी जी का विशेष लगाव देवभूमि होने के कारण यहाँ पर है। और मुझे लगता है कि अब तक के सबसे ज़्यादा यहाँ पर विजिट करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में अगर कोई है तो मोदी जी हैं। सबसे ज़्यादा सौगात दी है तो उत्तराखंड में मोदी जी ने दी है, इसमें कोई बात नहीं है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज दिल्ली से यहाँ की दूरी 2.5 घंटे की हो गई है, 4 धाम यात्रा है। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसका परिणाम है आज की यहाँ पर इतने उद्योग धंधे लग रहे हैं। इतने मोदी जी कर रहे हैं, बल्कि ठीक है। नोटियाल जी देखिए सवाल उठ रहा है कि देखिए यहाँ पर तो चेहरे की बात हम कर रहे हैं। अभी वीरेंद्र भाई भी कह रहे थे चेहरे की जब बात होती है, आपके पास वो चेहरे है नहीं। अब आप वो चेहरा ना आप लेकर आ पा रहे हैं, ना ही जनता के बीच आप खड़ा कर पा रहे हैं कि हाँ भाई ये चेहरा है, इसको अगर हम वोट करेंगे तो ये करेगा। जैसे आपके यहाँ बात कर ली जाए हरीश रावत की, लेकिन हरीश रावत अब उनके भी उम्र का तकादा हो चला है, वो अब वो भी उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। आपको ही मालूम है अब ज़्यादा उनका वो है नहीं राजनीति में सफ़र। अब इस बार लड़ने एक अलग बात है, लेकिन अब यहाँ पर जो चेहरा है, आपके पास चेहरा नहीं है। आप लोग भटक रहे हैं, अभी अपने निष्क्रिय पड़ चुके कांग्रेस पार्टी को आप लोग उसको सक्रिय करने में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि उत्तराखंड के अंदर हर एक सवाल का जवाब बीजेपी के पास है। कैसे काउंटर करेंगे सर आप लोग? कैसे जाएंगे जब जनता के बीच में जाएंगे? अभी जनता के बीच में आप भी नहीं गए, अभी तो आप अपने पार्टी को संगठित ही कर रहे हैं। देखें, चेहरे से चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव कामों से जीता जाता है। और जिस चेहरे से चुनाव जीते गए 2 बार, उस चेहरे ने देश तो काम तो आप लोग केंद्र में 2 बार किए ना, जितनी बार तो 75 साल है आप लोग, 55 साल नहीं तो वही तो काम किए तो आना चाहिए ना। हम ही तो हैं जितने सुई से लेकर। अरे महाराज, तो आपने सुई, आप जहाज सब सुई से जहाज बना दिया, आपको फिर क्यों उतार दीजिए? चेहरे पे नहीं लड़ा जाता है चुनाव। तो बार जो मदारी होता है ना, वो मदारी अपने ऐसी बातें बोल के लोगों को गुमराह करता है कि जनता को अपने बस में करता है। मदारी है। इन लोगों ने बताया अगर हम आएंगे तो गरीब आदमी को 15 लाख रुपए मिलेगा। अब गरीब आदमी बेचारा सपना देखने तो कोई मना नहीं है, और उसके सपने में आ गया। उन्होंने सोचा सही में मोदी जी आएंगे। अच्छा, पता ही नहीं जनता को काला धन किसे बोलते हैं। नवीन भाई थोड़ा सा मुझे बोलने दो, फिर आप पूरा बोल लेना। नहीं, हम बता रहे हैं आपको, हम आपकी हर फेलियर चीज बता देंगे, हम आपकी हर फेलियर चीज बता देंगे। आपकी क्या दिया आपने? जनता को लूट खाया आपने। यहाँ की 350 का सिलेंडर 1200 रुपया करते हैं और फिर 200-250 रुपए का करने के बाद कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी राहत देने का काम किया। क्या राहत दिया आपने जनता
जनता को, आप जनता को लूटने का काम करते हैं। आप जनता को लूटने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ जनता को लूट रहे हैं। आप चाहे महंगाई की बात करें, आप अभी मैं देख रहा था 100 रुपए किलो प्याज हो गया, बताओ। अब आज जनता बोलेगी तो कहीं प्याज मत खाओ, ये क्या मतलब होता है? आपने सरकार क्यों बनाई? अरे नवीन भाई, जो गलत है वो गलत है। हाँ, तो मैं स्पेशल 40 रुपए किलो लेने 100 रुपए लेके आऊं, प्याज की बात नहीं है, देश की बात है, देश की बात है, देश की बात है। आपने देश को बर्बाद करने का काम किया है। पुलवामा हमला के जिम्मेदार आप हैं, पुलवामा हमला के जिम्मेदार ये लोग हैं। अगर नहीं है तो आप सीबीआई जांच करें अपनी, आप सीबीआई जांच करें पुलवामा हमला की। आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों डरते हैं? आप मलिक से क्यों डरते हैं? तो करो ना, ठीक है नवीन भाई, इसको विरोध कर रखा है। नहीं, सारी घटिया पॉलिसी लेके आए ये लोग और इन्वेस्टमेंट बड़ी बात करते हैं। राज्य को लूटने का काम, राज्य को बेचने का काम ये कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज है वीरेंद्र भाई, देखिए अब तस्वीरों की बात करते हैं। अब चूंकि अब नोटियाल जी ने तस्वीरों की बात छेड़ दी तो तस्वीरों की बात कर ले। अगर हम बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो आप तस्वीरें देखिए, वो कितनी सहजता से, आज हमने देखा कि गुजरात में वो गए हुए थे, वहाँ पर वो मॉर्निंग वॉक पे निकले, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ की जनता से मिले, आवाम से मिले, बड़े आराम से। और मैंने देखा नैनीताल में, मैं अक्सर देखता रहता हूँ उनको, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और जनता से वो 1 to 1 करते हैं कि हमारी क्या नीतियां हैं, क्या है। गुजरात में गए हैं तो उन्होंने बताया कि भाई आप यहाँ पर आइए, उत्तराखंड आइए, ऑफर दिया उनको। तो ये जो एक कदम आगे बढ़कर राजनीति में चल रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, ये काफ़ी इफेक्ट भी डालेगा कांग्रेस पे, क्योंकि अगर इस तरह की राजनीति अमूमन देखा नहीं गया है किसी मुख्यमंत्री को करते, तो आपको नहीं लगता कि ये इफेक्ट डालेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में इनके लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी? देखो, जाहिर सी बात है, एक बात है मनीष जी, कांग्रेस के पास मैं ये बात बता दूं, आज से नहीं, कांग्रेस के पास नेता बहुत है और बड़े अच्छे अच्छे नेता है, और नो डाउट कि वो चेहरे भी उनके पास बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस आपस की फूट की वजह से एक दूसरे को हराती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बीजेपी के पास उतने अच्छे चेहरे नहीं होने के बावजूद भी अक्सर बीजेपी इसलिए चुनाव, अभी तो लोकसभा का चुनाव जितने भी अभी बीजेपी ने जीते हैं, ये सब मोदी जी के चेहरे पे जीते हैं। कोई अपना उनका एक क्षेत्रीय दबदबा नहीं है, चाहे वो निशंक जी हो, चाहे हमारे जितने भी है, टमटा जी है, कोई भी है ना, इन सब का अपना उतना वोट बैंक नहीं है। जो मोदी जी की वजह से बीजेपी को एक वोट बैंक है और एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है हमारे उत्तराखंड में खास करके। धामी जी, नो डाउट कि धामी जी एक युवा मुख्यमंत्री है और बड़ी आस है लोगों को इनके ऊपर कि ये हो सके कि भविष्य हमारे उत्तराखंड का ये संवारे। जनता, नया युवा पीढ़ी इनको देखती है उस नज़रिए से। अब बाकी इनके कामों की एनालिसिस तो आप इनके 5-7 साल के बाद जो इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा उसको, उसके आधार पे आप ठीक से कर सकते हैं। वरना अभी तो देखिए नए अभी दूल्हे हैं तो अभी शौक है, शौकिया तौर पे कभी कहीं पे चले गए चाय पीने, कभी कहीं चले गए, वो एक फैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन एक अच्छी चीज़ भी, हम इसको एक्टिव है, एक्टिव दिखता है। देखिए नोटियाल जी, देखिए अभी मैं वही बात करने वाला हूँ। आप देखिए कि अगर हम बात कर ले धामी सरकार की, आप बात कर लें यहाँ पर बीजेपी सरकार की, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर लें, वो लगे हैं। हमने उनके कई ऐसे भाषण सुने, उन्होंने बड़ी सहजता से उद्योगपतियों से कहा कि भाई आप आइए, एक बार आइए, आप अगर आपको लगता है तो एक बार आप आइए, हमारे यहाँ देखिए, हमारा जो उत्तराखंड है आपके अनुकूल है, आप आएंगे यहाँ पर बिजनेस लगाएंगे, आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो बार बार क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है किसी भी एक मुख्यमंत्री को, या फिर क्यों बार बार उनको आप लोग नीचा दिखाने की कोशिश कि नहीं ये नहीं होगा, 2018 में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ? कोशिश तो करेंगे ना, आपकी पार्टी एकदम छिन्न भिन्न हो गई, आप कोशिश कर रहे हैं ना उस पार्टी को बनाने के लिए, तो कोशिश तो करेंगे ना उत्तराखंड को बनाने के लिए। आप ग्लोबल में 2 मिनट मेरी भी सुन लो, ग्लोबल समिट है क्या? आप देखिए उत्तराखंड के अंदर बाहर के व्यापारियों को हम लाना चाहते हैं। आप बताएं क्या कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाई होंगी आपने बनाया होगा, यहाँ आओगे तो हम आपको यहाँ पे ज़मीन देंगे, इस रेट में ज़मीन देंगे, बिजली पानी सारी व्यवस्थाएं देंगे, इतनी टैक्स में छूट देंगे, सब कुछ बता रहे होंगे तभी तो होगा। अब आप अगर बाहर वालों को ये बता पा रहे हैं तो क्या आप उत्तराखंड के लोगों को नहीं बता सकते? क्या पता आप उत्तराखंड के अंदर अगर यहाँ के लोगों को बताते कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिलने वाली है, तो उत्तराखंड का ही कोई अच्छा व्यापारी और बड़े अपने बिजनेस को डेवलप करता और बड़ा बिजनेस
कर सकता था, पर आपने उत्तराखंड वाले को नहीं बताया। आप जा रहे हैं बाहर रोड शो करेंगे, हम तो रोड शो से बोले आ जाओ उत्तराखंड में आ जाओ, इस तरह से रोड शो से होता है बिजनेस। एक बात है, आपने पहले भी देखा बिजनेस तो लगे हैं, फैक्ट्रियां लगी हैं। और आज मैं बता रहा हूँ मनीष भाई, हम भी इतने सक्षम हैं और आप भी इतने सक्षम हैं, अगर आपको और हमें भी शायद पता लगे कि उत्तराखंड के अंदर टूरिज्म के लिए आप यही चीजें दे रहे हैं, तो शायद हम लोग भी मैं नोटियाल जी गलत नहीं हूं तो नारायण दत्त तिवारी जी के समय में जो चीज़ें हुई थी वो हुई थी, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ है। नारायण दत्त तिवारी जी ने जो किया है उत्तराखंड के लिए, ठीक है, उसके बाद से कुछ नहीं। अगर मैं सही हूं तो देखिए, निश्चित सिडकुल की स्थापना हुई थी, सिडकुल चल भी रहा था, लेकिन भाजपा आई, सब जो फैसिलिटीज थी वो खत्म कर दी, कंपनियां वापस अपनी जगह पे चले गई। अब सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है। हरीश रावत ने क्या किया था बताइए? तो हरीश रावत ने क्या किया? जो मुख्यमंत्री बनते जो करना चाहिए था किया उन्होंने। जो उनको मुख्यमंत्री रहते करना चाहिए था उन्होंने सारे काम किए। अरे उस समय ना तो इतनी बेरोजगारी थी, ना इतने आप बेरोजगारों पे लाठियां मारी थी। आप लोग तो बेरोजगार को धरने पे भी नहीं बैठने दे रहे हो। आप लोग तो अगर बेरोजगार आदमी कह रहा है कि मैं धरने में बैठना चाहता हूँ, आपने उठा के उसे एकता बिहार फेंक दिया, जहाँ सांप आ रहे हैं शाम को, जहाँ जानवर नहीं, हम ये बताए ना, नहीं उत्तराखंड वो ठीक है, वो उत्तराखंड के लिए क्या किया? मेरा गाँव मेरी सड़क बनाई आपने, उसे कहा ऑल वेदर रोड है। अरे सब कुछ उन्होंने ही किया है, पुल भी जो हमने निर्माण किया आप उद्घाटन करने बैठ गए। हमने गड्ढा तब से चला आ रहा है, अभी आप मानते हैं कि हरीश रावत के समय में गड्ढा था, अभी भर ये रहे। तो जितनी बेरोजगारी और जितने त्रस्त लोग उस टाइम पे थे, जो बेरोजगारी दर तो यहाँ पर भी कम है ना सर। कहाँ, किसने कह दिया? आप कागजों में बेरोजगार देख रहे हो? सब बाजार में जाके देखो कितने बेरोजगार हैं, क्या कितने लाठियां। सारी चीज आप कागजों की बात करते हैं सर, सारी बात आप कागजों की बात करते हैं ना। आप हमेशा कैग रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, विदेशी रिपोर्ट की बात करते हैं। कैग कुक सब ये लेके आ रहे हैं कि हम नंबर 1 बन गए कैग में, हम सफाई में नंबर 1 बन गए। पूरे देहरादून में गंदगी देखो, कहाँ सफाई है? आप लोग तो विदेशी रिपोर्ट, सब रिपोर्टें छोड़ो, इन सब रिपोर्टों की बात मत करो, धरातल पे बात करो। आज आप दोनों हॉस्पिटल की बात मैं वही कह रहा हूं सर कि अगर अच्छा करने की कोई भी कोशिश करता है, हम कह रहे हैं इवन, नहीं सुनिए, हम कह रहे हैं इवन अगर कांग्रेस का कोई नेता किसी बिजनेसमैन से कहता भैया तुम उत्तराखंड में निवेश करो, भले बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप आइए निवेश कीजिए, मैं बात कराता हूँ। बताओ तो सही, आप देख क्या रहे हो? आपकी पोर्टली में है क्या जो आप विदेशों में जाके बता रहे हो कि हम ये देने वाले हैं? हमें भी तो बताओ, क्या पता हम ही कर लें, क्या पता हम ही होटल खोल सके, क्या पता हम ही कुछ कर सके टूरिज्म के लिए। पर आप हमें नहीं दोगे, आप वहां से लाओगे विदेशों से कि आप यहाँ आओ और बिजनेस करो, और हमारा आदमी तो दर्द आपको ये है कि कांग्रेस हमें बताएं, मतलब कांग्रेस को नहीं बता रहे। अरे नहीं, कांग्रेस को नहीं, आप पर्सनली यार, हमें ऐसा नहीं कि हमको एकदम कुछ जानते ही नहीं है। हम भी यहाँ के हैं, हम भी व्यापारी, हम भी व्यापार करना जानते हैं। आप हमें पॉलिसी, कितने व्यापारी मिले हैं, कितने व्यापारी मिले हैं, कितने व्यापारी उत्तराखंड में जो आप बंद करा दिया आपने, तो व्यापार मिल रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, कौन सी कंपनी ऐसी जो उत्तराखंड के अंदर नहीं बन सकती? यहाँ सब कोशिश की हो सकती है, तो यहाँ के लोग नहीं खोल सकते क्या? यहाँ के लोगों को व्यवस्थाएं क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं वो? आप यहाँ के लोगों को कह रहे हैं सर 5 साल आपकी सरकार थी, बनवा लेते, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करवाना चाहिए था सर। कितनी व्यवस्था करवाई? नहीं, सिडकुल हर साल सिडकुल बनता है क्या? आप क्या सोच रहे हैं? अरे बिजनेस तो लगता है महाराज, आप भी ऐसे हम कह रहे हर साल सिडकुल ना बनवाइए, लेकिन सिडकुल जैसे कई और बनवा नहीं लगे तो ऐसे ही चल गए बिजनेसमैन। सब बिजनेस सही चल रहे थे, इन्होंने आए, इन्होंने जीएसटी लगा दी, जीएसटी ने बिजनेस खत्म कर दिया। ठीक है नवीन भाई, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये लोग भी तो बिजनेसमैन हैं, इनको बताइए भाई कि हम आप इस तरह से लाइए, आप यहाँ पर आइए, मैं आपको ये सुविधा दूंगा, इतनी छूट दूंगा। आप विदेश जा रहे हैं, बता दे रहे हैं, यहाँ के बिजनेसमैन को आप लोग बता नहीं रहे, और यहाँ पर फिर बात हो जाती है कि भाई फिर टिकट के लिए आप लोग के नेता लड़ाई करने लगते हैं, हमको टिकट चाहिए। कहाँ विजन कहाँ है? देखिए जब टिकट चाहिए तो विजन भी आप लोग मांगिए ना, कि हम आपको सांसदी के लिए टिकट देंगे, माला राज रश्मि है मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, तो कम से कम विजन तो होना चाहिए उनके पास कि हम विजन क्या है। और कई ऐसे सांसद हैं जो आपके नहीं जाते, नाराज है सर। देखिए मनीष जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने बेरोजगारी की बात करके कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब ये सच है कि उत्तराखंड में सबके पास रोजगार है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई रोजगार नहीं, क्योंकि सत्ता से बाहर है, सत्ता से बाहर है, सत्ता से बाहर है। बेरोजगारी पूरे देश भर में कांग्रेस बेरोजगार है, बेरोजगारी घूम रहे हैं। दूसरा, अब खुद ही मान रहे हैं कि हम व्यापारी भी हैं, राजनीति भी हैं। वो टाइम चला गया जब व्यापार और राजनीति दोनों चलती थी। अब केवल राजनीति चलेगी या फिर आपका व्यापार चलेगा, आप 2 काम में से एक काम चुनेंगे। तीसरा, ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल समिट का हमें नहीं बताया गया। अरे इतना ढोल पीट के बता रही है सरकार, पूरा ऐड निकाल के बता रही है, तो आपको कैसे बताएं? बताइए नहीं, आप बताएं। क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में रखने एग्जाम क्या दे रहे हैं आप? आप क्या दे रहे हैं बताएं ना। सुनिए जरा, कैसे ला रहे हैं? 8 और 9 दिसंबर को होने जा रहा है ग्लोबल समिट। मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, आप आइए उसमें, आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप अपना प्रोफाइल लेके, आप व्यापारी हैं, आपने माना है, आप अपना प्रोफाइल लेके आइए। साइन कराए, आप उत्तराखंड के विकास में, मैं बता, मैं यही तो बता रहा हूँ, आप उत्तराखंड
उत्तराखंड के विकास में क्या योगदान दे सकते हैं 8 और 9 दिसंबर को हम बताइए। वहाँ मुख्यमंत्री जी भी होंगे, शासन प्रशासन सब होगा, अन्य व्यापारी भी होंगे, उनके सामने आप कहे कि मैं फला मैं उत्तराखंड के विकास के लिए ये करना चाहता हूं, मैं यहाँ पर ये इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं, ये मैं यहाँ पर इतना पैसा लगाना चाहता हूं, और सभी को सारे लेकिन ये तो हो गया इन्वेस्टर सब, नवीन भाई ये तो हो गया, ये तो हो गया। लेकिन अब बात हम सांसदों की करें तो बात अगर हम सांसदों की करें, आपके कई सांसद से निशंक से भी नाराज हैं हरिद्वार के लोग, यहाँ तक कि जो वहाँ के पंडा पुरोहित लोग हैं, बाबा जी लोग हैं, ठीक है, मठाधीश्वर जी लोग हैं, वो लोग काफ़ी नाराज़ थे कि हम इस बार अपना सांसद उतारेंगे, हम बीजेपी से बात करेंगे, काफ़ी नाराज़ थे। आप बात कर ले मारा लाल रश्मि की, वो भी नहीं जा पाती अपने क्षेत्र में ज़्यादा, आपके और भी जो टमटा जी हैं वो भी नहीं जा पाते हैं क्षेत्र में ज़्यादा। तो ऐसे में जब इनसे बात करो तो कहते हैं जी काम बहुत होता। अब हमको ये नहीं समझ में आता, अगर सांसद बनाया गया आपको, अभी जो सांसद के लिए अगर आपको कल को चुनाव लड़ा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? एक दरवाजा ऐसा नहीं बचेगा जहां पर वो प्रत्याशी पहुंच ना जाए, लेकिन सांसद बनने के बाद वही प्रत्याशी एक मोहल्ले में नहीं पहुंच पाता है सर। तो ऐसे में कोई तो आप लोग कोई तो तरीका ढूंढिए, कम से कम जनता का तो भला हो। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसदों का काम है, वो अपने क्षेत्र में रहते हैं। मेरे को भी उत्तराखंड भ्रमण का दौरा मिलता है, चाहे बागेश्वर से लेकर। नवीन भाई ऐसा मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, इतना बहुत बड़ा झूठ है ये झूठ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको अपनी पिक्चर्स दिखा सकता हूँ वहाँ पर, और वहाँ के सांसदों को वहाँ पर दिखा सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपकी फोटो दिखाऊं। मैं वहाँ के लोगों की बाइट भेज दूंगा, आप नवीन भाई फिर आपके आंख से भी आंसू आ जाएगा। वो आंसू क्या, अगर आप कांग्रेस, आंसू इसलिए आ जाएगा ना क्योंकि उनका दुख देख के किसी कांग्रेस के नेता से आप पूछ लोगे कि आपने सांसद को देखा, वो मना कर देंगे, वो साफ मना। कांग्रेस से को पूछूंगा सर, मैं आम आदमी, मैं आम लोगों से पूछूंगा ना। अगर ऐसा है, वो कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, वो बाइट आप मुझे भेजिए, उनका शंका समाधान किया जाएगा। और हम शंका समाधान क्या किया जाएगा? क्या जो सांसद हैं वो सांसदों को आप लोग डांट फटकार लगाएंगे? एक अधिकारी को डांट फटकार लगाई जा सकती है तो क्या एक सांसद को नहीं लगाया जा सकता है? आप समझ सकते हैं कि सरकार के मुखिया कौन है? माननीय मोदी जी। और मोदी जी क्या सांसदों को छोड़ देंगे? उनको पता है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, और हर एक सांसद की सारी रिपोर्टिंग शीर्ष नेतृत्व लेता है, संगठन लेता है, और कार्यकर्ता रिपोर्ट देते हैं, उसके अनुसार सबका किया जाता है। अगर जो सांसद काम नहीं करेगा उसको टिकट ही नहीं मिलेगा, ये साफ बात है। और सब काम कर रहे हैं, जब काम करे तब देश आगे बढ़ रहा है, तभी देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे तो बिना काम के बढ़ रहा है। तो आज अगर भारत की इकोनॉमी 5वें स्तर की हुई तो सब जगह। सर आप लोगों ने गोद लिए थे कुछ गाँवों, वो गाँव कहाँ है सर? वो गाँव अपनी जगह पे है, उनका विकास हुआ है, तो अपनी जगह में वहाँ पर सड़कें बन रही है, वहाँ पर सड़कें भी बन रही हैं, वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली दी जा रही है, तो सारी सुविधाएं दी जा रही है और सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सर आप ही के अभी हम लोग कुछ ही दिन पहले एक गांव दिखा रहे थे, मुझे अभी इस वक्त गांव का नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ पर उमेश कुमार जो कि आपके यहाँ निर्दलीय विधायक हैं, वहाँ पर वो अब बनवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं अपने पैसे से। उन्होंने 200 मीटर सड़क बनवाई है। उन्होंने आपके निशंक जी ने गोद ले रखा था गांव, वो गांव आज तक क्या नाम है सड़क के लिए रो रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं सर? कम से कम सांसदों को। उमेश कुमार का काम क्या है? उमेश कुमार का काम क्या है कि वो सड़क नहीं बना सकते गाँव की? वो दिखा रहे हैं कि मतलब कर रहे क्या उमेश कुमार अपने घर? वो तो वहाँ के विधायक भी नहीं महाराज, वो तो वहाँ के विधायक भी नहीं है। नहीं तो वो राजनीति चमकाने के लिए कुछ कर रहे होंगे प्रयास, या जनहित में कर रहे। तो आपके नेता तो वहाँ के वो गोद लिए गांव का मतलब क्या था? वो राजनीति है, जहां पर उमेश कुमार जैसे नेता राजनीति करने की कोशिश करते हैं या अन्य नेता करते हैं, वो राजनीति है। और जहां हमारे नेताओं ने गोद लिया है उसका काम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर कोई ऐसा प्रकाश में आता आप हमें बताइए, वहां पर उस नेता को भेजा जाएगा। तो सारे गांव प्रकाश में लेके आ जाएंगे। बिल्कुल लेके आ जाएंगे, फिर लेके आइए, हम उस पर कोशिश करेंगे। मैंने कहा ना, हम देखो जनहित के लिए तो सरकार है। 4 महीने में क्या कोशिश करेंगे सर? उसके बाद तो कुछ महीने बाद से तो ये धारा 144 आपका कहना ये है कि कुछ कोशिश ही नहीं हुई यहाँ पर? ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, कोशिश सर अपने क्षेत्र में काम नहीं हुआ सर, देखना पड़ेगा। नवीन भाई ये भैया बहुत बड़ा सवाल, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है नवीन भाई, मैं बताता हूँ। देखिए, जहाँ तक रही बात नवीन भाई की बात मैं सुन रहा था, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे सांसद अपने क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जो सांसद है वो अपने क्षेत्र में रहती, सिर्फ सांसद निधि बढ़ती है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा आपस में। किसको कितना हिस्सा जाएगा, कौन कितना खाएगा, किसके नाम कितनी चीज़ें बंटवारा होगा, वो ज़रूर होता है, हर साल होता है। और वो उनके इर्द गिर्द जितने उनके कार्यकर्ता होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं किसको कितना देना है, किस क्षेत्र में क्या। लेकिन बात रही टिहरी की, हमारी सांसद महारानी लक्ष्मी जी की, है ना, वो कभी भी आप उनसे पूछिए क्या उन्होंने चक्रोता में कभी भ्रमण किया है वहाँ से, जबकि उनको वोट मिलता है। उनसे पूछिए वो कभी त्यूनी गई है, कभी उनसे पूछिए उसके आसपास के गांव में कभी उन्होंने भ्रमण किया आज तक जीवन में, ये पूछिए आप उनसे एक बार, क्या उन्होंने ऐसा किया कभी? उनका क्षेत्र है वो, उनके क्षेत्र, वहाँ से सांसद है। गोद लिए गाँव की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि जितने भी गाँव, जो प्रधानमंत्री जी का एक विज़न था, देखिए ऊपर टॉप लेवल तक जो रिपोर्टें जाती है, कैसे जाती है आपको पता है, पार्टी के आप कार्यकर्ता है,
तो आपको पता है कि आप ही के लोगों के द्वारा वो रिपोर्ट तैयार किया जाती है, कोई आम जन से नहीं जाती है वो रिपोर्ट। आम जन को तो मोदी जी ने कभी पूछा भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है जी, ठीक है, आपके यहाँ कभी, ये तो आपके चैनल के माध्यम से जाती है ना, तो चैनल उस तरीके का है, उसके इर्द गिर्द जो उसके आदमी है, तो रिपोर्ट तो उसकी उस तरीके से जाएगी सरकार में। वो बात नहीं है, फीडबैक लेने का जो तो प्रोसीजर है वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है नोटियाल भाई, देखिए यहाँ पर तो ये भी है ना कि यहाँ तो अभी हम फिलहाल लोकसभा चुनाव की बात कर लें, लेकिन अगर हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो विधायक पर आ जाते हैं। विधायक की बात करें तो वहाँ विधायक पर भी यही है। आपके यहाँ भी अभी आप लोग तो सत्ता में नहीं है, तो आप लोगों के यहाँ भी विधायक नहीं जाते हैं, लोग नाराज रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी पे इधर ही सब कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ इधर भी है। तो किस तरह से आप लोग मेंटेन करेंगे, क्योंकि तो यहाँ पर एक बार जीतने के बाद तो लोग जनता को भूल जाते हैं। फिर जनता के लिए आप क्या उठा देंगे, अंकिता हत्याकांड, आप क्या उठा देंगे, यूके SSSC, ठीक है, आप क्या उठा देंगे, बच्चों को लाठीचार्ज। उसके अलावा कहाँ है महाराज, उसके अलावा जनता कहाँ है, पानी कहाँ है, बिजली कहाँ है, इसको कौन उठाएगा? आपके विधायक, एक विधायक बताइए जो सामने आकर यहाँ पर प्रदर्शन करता हो, एक विधायक बताइए जो अपने क्षेत्र में बैठता हो और कहता हो कि क्या नाम है, नहीं हमारे यहाँ ये काम नहीं हो रहा। सर एक विधायक का नाम बताइए, कोई विधायक नहीं है। देखिए, विधायक अपने एक सीमित फंड होता है, उसके आधार पर जितना काम कर सकते हैं वो करते हैं। और विधायक ऐसे नहीं बीजेपी के बोले हम या कांग्रेस के बोले, काम सभी अपने करते होंगे, अपने फंड के अनुरूप करते होंगे। और मेन बात सर अब आपका मामला आ गया तो अब दोनों लोग काम करते हैं, मतलब अब आपका मामला है तो दोनों लोग काम करते हैं। देखिए, जैसे आज हमने पन्ना प्रमुख बनाया या कुछ भी बनाया, देखो बातें को वहाँ तक पहुँचाना भी बहुत जरूरी है। अगर मान लो हम बीच की बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, नहीं करा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी है कि हम बात सही जगह पे नहीं पहुँचा पा रहे, या सही जगह पे जो आदमी बैठा हुआ है वो बात सुनना ही नहीं चाह रहा, इस तरीके का भी हो सकता है। तो अभी किस विधायक की बात कर रहे हो, काम नहीं कर रहा है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको जो काम नहीं कर रहा है। काम अपना, जब अभी वीरेंद्र भाई बोल रहे हैं कि अगर वो उनको तक बात पहुंची नहीं पहुंची, मुझे नहीं पता। लेकिन बात ये होती है, देखो जैसे अगर भाजपा को अपनी स्थिति पहले ही ढंग से मालूम अगर है और होती तो नगर निगम चुनाव टाइम पे होते। अगर ये चुनाव टाइम पे ना होने का सीधा सीधा मतलब है कि भाजपा को पता है कोई काम किए ही नहीं। भाई साहब आप सवाल को घुमाइए मत, यहाँ पर नगर निगम पर है, यहाँ घुमाइए मत, यहाँ पर तो बात यही है। ये लोकसभा की देखिए, एक बात है, जब सरकारी उनकी है तो मैं अपने लिए क्या बोलूँ इस समय। सरकार इनकी है, विधायक आपके भी तो है ना सर, 23 जगह ये हारे हैं, 23 जगह डेंगू ये फैला रहे हैं। मैं आपसे बात 2015-16 की करने लग जाऊँ तो कोई हम कब करें 2015 कीजिए, हम कह रहे 2023 में आपके विधायक है कि नहीं है, खाली हैं आप लोग। हम कह तो रहे कर रहे हैं काम, कहाँ कर रहे हैं, इतने मुद्दे कर रहे हैं, नहीं इतने मुद्दे कौन उठा रहा है सर? एक विधायक नहीं, मतलब कि गांव देहात में काम बढ़िया हो रहा है। अगर ये कह रहे हैं इनके मुताबिक काम बढ़िया हो रहा है, सांसद बढ़िया काम कर रहे हैं और आपके विधायक तो आप कह रहे बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब काम बढ़िया हो रहा है। जी तक बात पहुंचाना पड़ेगा ना विधायक तक। आप कौन सी बात है, कौन सी मतलब जबरदस्ती पहुंचाएंगे बात कि नहीं तुम बोलो? नहीं, मुझे उसका आइडिया नहीं कि कौन से विधायक ने नहीं किया, और उसको अगर मतलब किस विधायक ने किया यही बता दीजिए। सबने करा, आप कह रहे किस विधायक ने? आप क्यों जिता रहे है। पिछले मैं नवीन जी सरकार में हैं, तो मैं नवीन जी के ही पार्टी के प्रवक्ता से 6 महीने पहले आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट की थी कि आपने कहा था कि हमने तो हर गांव में सड़क पहुंचा दी है। मैंने खुद कहा था मेरे गांव में सड़क नहीं है, अभी तक क्यों नहीं बनी? उन्होंने उस दिन आश्वासन भी दिया मुझे बिल्कुल हो जाएगा आपका काम, आज तक वहाँ नहीं कुछ भी, एक जमीन तो छोड़िए। आप वीरेंद्र भाई राजनीतिक विश्लेषक है, वो लोग नेता हैं, वो आपको टहलाएंगे, इसीलिए वो बन रही है सड़क, वो बन रही है सड़क। नवीन भाई देखिए, वो सड़क नहीं बनी, ठीक है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बात की जाती है कि वहाँ पर अभी विकास की रफ्तार बहुत धीरे है। उत्तराखंड में पहाड़ों के ऊपर विकास की रफ्तार बहुत ज्यादा धीरे है। यहाँ पर अब कोई भी लोग हैं, कुछ लोग हैं जो पार्टी से जुड़े होते हैं, जुड़े इन द सेंस उनकी जो भावना है वो कमल को देखते हैं, कुछ लोग की भावना है हाथ के पंजे को देखते हैं, अपनी अपनी सबकी भावनाएं हैं। अब ऐसे में वो वोट आपको मिल जाते हैं, वो इसलिए नहीं मिलते हैं कि आप काम कर रहे हैं, वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनकी भावना कमल से जुड़ी हुई है और बीजेपी से जुड़ी हुई है। तो सर इस भावना को बदलने की जरूरत है नवीन भाई। ऐसे में जब तक आप लोग सांसदों को रिपोर्ट कार्ड इन द सेंस आपके एक मंत्री को जाना पड़ेगा, ये छोटे नेताओं को नहीं कि आप किसी नेता को भेज दिया तो वो कहेगा नहीं जी वहां तो गए खाना पानी खा के आए, नहीं जी बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था।
यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को एक बार विजिट करना पड़ेगा कि हम भी देखें, गलत है तो गलत कहिए, सही है तो सही कहिए, क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल, हम कह रहे हैं जहाँ पर गलत है तो गलत है, जहाँ सही है तो सही है। अब जहाँ तक भावना की बात है, जहाँ करीबी किसी टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद होते थे, हमने 300 पार की भावना बदल के तो हमने ये काम किया। अब विश्लेषक महोदय कह रहे थे उनके गाँव में सड़क नहीं पहुंची, तो मैं इनको रास्ता ही बताना चाहूँगा कि ना तो मैं यहाँ पर आश्वासन आपको दे सकता हूँ और मैं सरकार भी नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। आपके गाँव के सारे लोगों को आपके जो स्थानीय डीएम हैं उनके पास जाना पड़ेगा, अपना मांग पत्र लेके, अपने विधायक के पास जाना पड़ेगा। यही तो बात है, लाल फीताशाही भी नहीं सुनता है ना महाराज। नहीं सुने आप, अगर और मैं एक और रास्ता बताऊं, अगर आपने वो नहीं किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है और उसमें से 100% आपको जवाब देगा। अभी मैंने अभी नहीं, मैं इसका प्रत्यक्ष, रुकिए जरा, सुनिए नडिया जी, सुनिए जरा। मैंने अपने गाँव के स्कूल की, मेरी हालत वहाँ कमरों की थोड़ा सा खराब थी, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं डीएम के पास गया, एक लेटर लेके खुद गया अपने गांव के लोगों को लेके। सर आप बताएं कि मैं आपने अपना नाम बताया और अपनी डेजिग्नेशन बता दी और बता दिया, क्या काम हो गया? बेचारे वो लोग कहाँ जाए? मैं बता रहा हूँ, क्या बताएंगे? मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ। तो सुनिए तो सही, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। मैंने सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर कंप्लेंट की और मेरा स्कूल के लिए वहां पर 30 लाख रुपए का फंड 15 दिन के अंदर सैंक्शन हुआ। 30 लाख रुपए का फंड दिया, स्कूल आज खुश है, बच्चे वहां नए कक्ष में पढ़ेंगे। तो ऐसे काम होता है। मैं भी एक जनता की तरह गया, मैं ये नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को गया, कोई कभी कभी अधिकारी नहीं आते हैं। ठीक है वीरेंद्र भाई, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, हमारे गांव के सड़क के विषय में मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने उसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री घोषणा में आज भी हमारी फाइल चीफ सेक्रेटरी क्या है और हमारा जिला देहरादून आता है और देहरादून जिले के डीएम यहीं बैठते हैं। हम एक बार नहीं 100 बार उनके पास गए हैं और पूरा डेलीगेशन लेके गए हैं, पर हम आपसे ये आप हमें ये आश्वासन दे दो कि हम आपको मुख्यमंत्री से भेंट कराएंगे। नहीं, प्रेजेंट मुख्यमंत्री से हम आपकी भेंट कराएंगे। हम कल ही चलने के लिए तैयार है, अगर आप हमारा ये बहुत अच्छा। वही बड़ी बात है महाराज, वो कहाँ से कराएंगे? वो कहाँ से कराएंगे नवीन भाई? हाँ ठीक है, जल्दी से। ऐसा नहीं होता है, मुख्यमंत्री जी चाहें तो बहुत अवेलेबल हैं, बट मैं कह रहा हूँ एक सड़क के लिए आप अगर मुख्यमंत्री लेवल पर वैसे जाते हैं तो कोई फायदा उसका नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर अगर आपका काम नहीं हो रहा तो आपके पास डिपार्टमेंट। तो सर देखिए, सुनिए नवीन, आपने 2 रास्ते मुझे बहुत बढ़िया बताए कि अधिकारी के पास चले जाओ, मुख्यमंत्री पोर्टल पे कर दो। अब तीसरा रास्ता ये, सुनिए तो तीसरा रास्ता ये भी तो है, वहाँ के विधायक और सांसद भी तो हैं। वो तो है ही, वो तो अब क्या करेंगे? वो मतलब फंड लेके क्या करेंगे सर? वो जवाब दे दिया उन्होंने, कांग्रेस के विधायक है इसलिए वो काम नहीं करेंगे। कांग्रेस के विधायक है, काम नहीं करेंगे, उन्होंने पहले बोल दिया। हरीश रावत जी की घोषणा है, वो भी करके नहीं गया। मामला फंसाया भाई साहब, मामला फंसाया आप लोग। ये मैंने सही नस पे हाथ रख दिया था, उन्होंने बता दिया भाई साहब, मामला आप लोग फंसाए पड़े हैं कि विधायक कांग्रेस का बता दिया, सांसद तो इनका होगा। अब बेचारे लटके, वो आम पब्लिक है, वो कहाँ जाए? राजनीतिक विश्लेषक के बताए अपने आप को। मेरे क्षेत्र से 1 करोड़ का सेब आता है उस बेल्ट से और लोगों ने पलायन कर दिया है। क्यों? क्योंकि सड़क नहीं है। सड़क नहीं, बताइए। देखिए ये सच्चाई है कि आम जनता को तो धक्के। विधायक का नाम ही बता दीजिए वीरेंद्र भाई जरा। प्रीतम सिंह जी, इनके पूर्व पार्टी अध्यक्ष। नहीं, बार बना रहे हैं विधायक, आप बना भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं बना रहे। और तो मतलब प्रीतम सिंह जो बनाएंगे तो वहाँ पर काम नहीं होगा भाई। आप वो बजट, आप वो गाँव की देखो, एक सड़क होती है सीधी वाली, वो तो उनके बजट में आती होगी। एक सड़क होती है खड़ी, वो सांसद जी के बजट में आती होगी। अब वो कहाँ आती है? वो कहाँ आती है? वो तो यही देखेंगे। अब भाई नवीन भाई, ये सीधी लेटी खड़ी सड़क हमको भाई बताइए। मैं मनीष जी बिल्कुल, कंप्लेन हमें अब बीजेपी से है कि पार्टी में ये है, पिछले 2 बार के उसमें टेन्योर में ये है, तो हम मतलब पार्टी में आप लोग हैं तो क्यों नहीं काम कर रहे? मैंने बताया कि आप सीधे अपनी कंप्लेंट को सीधे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप अपनी कंप्लेंट डालें। 15 दिन के अंदर आपका निराकरण होगा। कह रहे हैं अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, लेकिन जहां तक बात है, जहां तक चक्राता क्षेत्र की, आप सुन लीजिए नौटियाल जी, सुन लीजिए। जहां तक चक्राता क्षेत्र की बात है और ये आवाज उस जनता तक पहुंचेगी, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि पिछले 40-50 सालों से आपने जो एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया ना, उसका फल है ये। जिस दिन उस मिथक को तो आप तोड़ दोगे, देखना आपके यहाँ कितना टूरिज्म बढ़ता है। खेल करके नवीन भाई यहाँ भी वोट मांग रहे, यहाँ भी वोट मांग रहे। ये खेल नहीं चलेगा 10 सेकंड में सर। ये खेल मत खेलिए आप लोग, जनता के साथ खेल हो रहा, बेचारे दुखी हैं वो।
निश्चित देखें, जनता को जो गलत करता है फूल ना देखें, कांग्रेस का हाथ ना देखें, जो सही है उसको वोट दें। और सबसे बढ़िया जो अगर सही कैंडिडेट आप चुने, प्रीतम सिंह काम क्यों नहीं करा? आप तो प्रीतम सिंह क्या सही कैंडिडेट नहीं है? नहीं, ये तो ये बताएंगे जो वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, ये क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं, वो तो आपको बोल रहे हैं। सांसद जी के बजट में आता है वो रोड बनाना, सांसद जी ठीक है सर, हमारे पास समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, अब बहस जब चलती है तो फिर आ जाता है, उसका निर्णय भी आ जाता है कि क्या चीज़ है। अब विश्लेषण किया गया तो यहाँ पर देखिए कि ना सांसद सुनने को तैयार, ना विधायक सुनने को तैयार। आप क्या काम कीजिए, अगर आपके यहाँ रोड नहीं बनी है, जिलाधिकारी के पास जाइए या फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाइए जनाब। विधायक और सांसद आपसे मिलने वाले नहीं है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।